नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर 4 की। और यह चैप्टर है वाटर रिसोर्स या जल संसाधन। और इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं, इसमें हम समझेंगे कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत में जो जल संसाधनों की स्थिति है वो क्या है, जल संसाधनों की मांग और उसका प्रयोग, उसका उपयोग कैसे हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम समझेंगे कि इमर्जिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो जल क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में हम लोग समझेंगे, इनकी विधाओं के बारे में समझेंगे। और इस जल प्रबंधन का ही एक क्षेत्रीय आयाम है, इसको हम लोग कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया की नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में समाहित की गई हैं। हमारे लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और जल के ऊपर जनसंख्या की वृद्धि के कारण बेतहाशा दबाव पड़ा है और धीरे धीरे जल की आपूर्ति कम हो रही है। तो इसके बेसिकली दो कारण हैं। पहला कारण है कि जो जल है उसका अति उपयोग किया गया है, और दूसरा कारण इसका बढ़ता हुआ प्रदूषण है, क्योंकि जल का संसाधन का गुण समाप्त होता जाता है। और यह निकट भविष्य में मानवीय समुदाय के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि इसकी आपूर्ति श्रिंक कर रही है, यानी कम होती जा रही है। और यह बेसिकली ओवर यूटिलाइजेशन और पोल्यूशन के कारण है। तो जल के बारे में जब हम बात करते हैं तो जल बेसिकली एक साइक्लिक रिसोर्स है या चक्रीय संसाधन है, और इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लोब के ऊपर आपूर्ति है। ये लगभग 71% पूरे पृथ्वी की सतह जल से आवृत है। ये मुख्यतया खारा जल है, क्योंकि समुद्रों में खारेपन की मात्रा अधिक है। इसका लगभग 3% जल ऐसा है जो ताजे जल के रूप में पाया जाता है। क्योंकि जल का उपयोग सारे मानवीय कार्यकलापों और विकासात्मक कार्यकलापों में किया जाता है, इसलिए ये विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इस जल का प्रॉपर असेसमेंट या मूल्यांकन, इसका कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। और हम बात करते हैं भारत में वाटर रिसोर्स की, तो इंडिया की भौगोलिक स्थिति जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 2.45% पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल है, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 17% है। ये हमने समझा हुआ था जनसंख्या वाले चैप्टर में। और यहाँ पे जो जल संसाधन है वो मोस्टली 4% के आसपास है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। तो 4% जल संसाधन और 17% जनसंख्या, ये पूरे विश्व में भारत का शेयर है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जल के ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है। इस जल का सबसे प्रमुख स्रोत वर्षा है। तो यदि आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में प्रतिवर्ष 4000 क्यूबिक किलोमीटर की वर्षा होती है, यानी 1 किलोमीटर का अगर हम घन बनाते हैं तो ये 1 क्यूबिक किलोमीटर होगा। तो ऐसे 4000 क्यूबिक किलोमीटर की वर्षा औसतन भारत प्राप्त करता है। और इसमें से जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर को पुनर्भराव करने योग्य जो जल है वो है 1869 क्यूबिक मीटर, और इसका भी लगभग 60% भाग ही हम यूज कर पाने की स्थिति में है। यानी जो यूटिलाइजेबल वाटर है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं वो आपका 1122 क्यूबिक किलोमीटर है। इस जल में से जो सरफेस वाटर है वो सतही जल मुख्यतया 4 स्रोतों पे निर्भर करता है, और ये स्रोत है नदी, नदी के साथ झीलें, तालाब और टैंक्स। तो जब नदियों की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर से लंबी नदियां लगभग भारत में 10,360 नदियां हैं, यानी 10,000 से ज्यादा नदियां भारत में प्रवाहित कर रही हैं, जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है। और इनमें जो मीन एनुअल फ्लो है ये औसतन 1869 क्यूबिक किलोमीटर का है, यानी इतना जल नदियों के थ्रू प्रवाहित हो रहा है प्रतिवर्ष। भारत में टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल और भी अवरोधों के कारण इसका केवल 32% जल यानी 690 क्यूबिक किलोमीटर ही यूटिलाइज किया जा सकता है। और नदियों में प्रवाहित होने वाला जल नदियों के कैचमेंट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा उन नदियों में प्रवाह की मात्रा उतनी अधिक होगी। इसको हम इस मैप से समझते हैं। इस मानचित्र में 2 कलर यूज किए गए हैं। जो डार्क शेड में ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जो लाइट शेड में है वो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इसमें जो मुख्यतः 3 नदियां हैं, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और यहाँ पे बराक नदी का बेसिन है। ये ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। ये 3 नदियों का जो बेसिन का क्षेत्र है ये पूरे इंडिया का लगभग 30% है, यानी मोटे तौर पे देखें तो 1/3। लेकिन इनमें जो पानी का प्रवाह होता है वो पूरे भारत का लगभग 60% प्रवाहित होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा
अधिक है। तो उत्तरी भारत में नदियों में जल का प्रवाह अधिक है और इनमें 3 नदियां मुख्यतया हैं, गंगा नदी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन और बराक नदी का बेसिन। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें जल की मात्रा कम है, लेकिन जल की मात्रा का उपयोग उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में अधिक है। दक्षिण भारत की नदियों का अधिकांशतया जल मनुष्य अपने प्रयोग में ला लेता है, लेकिन ऐसा गंगा बेसिन या ब्रह्मपुत्र बेसिन या उत्तर भारत की अन्य नदियों में ये संभव नहीं हो पाया है। अब जल उपलब्धता के दूसरे स्रोत की बात करते हैं, वो है हमारा भूमिगत जल। तो भूमिगत जल जिसका पुनर्भराव संभव है वह जल लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर है और इस जल का उपयोग विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह से है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक है। और ऐसा है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने समझा था कि इसमें HYV सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाते हैं, उनको उर्वरक और सिंचाई की अधिक मात्रा होनी चाहिए, तो इस कारण से यहाँ पे जल का उपयोग बहुत अधिक है। अब बहुत सारे स्टेट हैं जो अपने ग्राउंड वाटर पोटेंशियल का बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं, तो उनमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल वगैरह हैं। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे भूमिगत जल का मॉडरेट टाइप का यूज है। इन सारे राज्यों में गुजरात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र हैं, ये मॉडरेट रेट पे भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा स्रोत है लैगून्स एंड बैक वाटर्स। तो भारत की कोस्ट लाइन लंबी है और ये काफी ज्यादा इंडेंटेड या दंतुरित या कटा फटा तट है और इसके कारण बहुत सारी लैगून्स मिलती हैं और बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ है। तो इन झीलों वाले जो प्रदेश हैं, बेसिकली इसमें रख सकते हैं केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो केरल में जो ये झीलें हैं इनको लैगून झील बोलते हैं, लोकली इनको कयाल्स कहते हैं और ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जैसे इसमें लेक वेम्बनाड, अष्टमुदी, ये सारी कयाल्स हैं। उड़ीसा में चिल्का झील। इन झीलों का पानी खारा होता है, लेकिन फिर भी इन झीलों में फिशिंग की जाती है। कुछ ऐसी पैडी या धान की वेराइटीज होती हैं जो खारे पानी में उत्पन्न होती हैं, तो इन सब की कृषि की जाती है। अब हम समझते हैं भारत में जल के डिमांड को और यूटिलाइजेशन को। भारत बेसिकली परंपरागत रूप से कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान देश होने के कारण इस पे आज भी आधे से अधिक जनसंख्या निर्भर है। तो स्वतंत्रता के पश्चात कृषि का उत्पादन बहुत ही कम था, तो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पे उनके थ्रू यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं काफी ज्यादा बढ़ाई गई और उसके लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। जैसे दामोदर वैली कारपोरेशन में है, भाखड़ा, हीराकुड, तमाम तरीके के डैम बनाए गए। और 1970 के दशक के बाद जब से हरित क्रांति चलन में आई, जल के उपयोग की मांग और ज्यादा बढ़ गई। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है और सरफेस वाटर का यूटिलाइजेशन है, ये सबसे ज्यादा है हमारा एग्रीकल्चर के फील्ड में। यानी कि कृषि का क्षेत्र सरफेस वाटर का 89% यूज करता है और ग्राउंड वाटर का 92% यूज करता है। यानी लगभग सतही जल और भूमिगत जल दोनों का ही मोटा मोटी 90% यूज करता है। इसके साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का केवल 2% यूज किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा, और डोमेस्टिक क्षेत्र है जो हमारा घरेलू क्षेत्र है, ये लगभग 9% यूज करता है सरफेस वाटर का। तो जो कृषि क्षेत्र में 90% यूज होता है वो कहाँ यूज होता है? वो यूज होता है सिंचाई में। और सिंचाई में क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि इंडिया में मानसून, हमने पढ़ा था कि 3 महीने में मोस्टली बारिश अधिक होती है। तो बहुत सारे सीजन ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं, जैसे जाड़े की ऋतु है या गर्मी की ऋतु है। इसके साथ ही साथ मानसून में बहुत ही ज्यादा स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन होते हैं, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है। कृषि वाले चैप्टर में हमने समझा था कि बहुत सारा एरिया है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा होती है और वो क्षेत्र शुष्क कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ जो तीसरा फैक्टर ये है कि जो मानसूनी वर्षा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी मानसून में ब्रेक हो जाने के कारण या मानसून अनियमित हो जाने के कारण जल की कमी हो जाती है, तो वहां पे भी सिंचाई का उपयोग होता है। और नेक्स्ट जो कारण है वो ये है कि भारत में बहुत सारी ऐसी फसलों की खेती की जाती है जिनको जल की अधिक उपयोगिता होती है, जैसे चावल है, जूट है, गन्ना है, तो इनको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ जो HYV सीड्स हैं उनके लिए रेगुलर मॉइस्चर चाहिए, मृदा की नमी चाहिए, तो इस कारण से सिंचाई की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंचाई के कारण ही जो मल्टीपल क्रॉपिंग है,
यानी बहुत सारे फसलों का उत्पादन है ये भारत में संभव हो पाया है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ साथ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी वहीं पे संभव हुई जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्ट्रेटजी है, जहां पे सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं थी। और इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं कि पंजाब था, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हरित क्रांति काफी सफल रही। अब जल की इस सिंचाई में अत्यधिक उपयोग से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़े तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब ओवर यूज होने लगा ग्राउंड वाटर का, तो जो ग्राउंड वाटर का टेबल है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा और इसके कुछ राज्यों में और ज़्यादा भयावह परिणाम आए, जैसे राजस्थान में और महाराष्ट्र में, जहां ग्राउंड वाटर टेबल ऑलरेडी नीचे है। इसके और नीचे जाने से फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा और इसी तरह से कहीं पे पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा में बहुत ही एक्सेस सिंचाई होने के कारण यहाँ पे मृदा की लवणता बढ़ती जा रही है और ग्राउंड वाटर धीरे धीरे वहाँ खाली हो रहा है। तो बहुत कुछ केसेज ऐसे आते हैं कि ट्यूबवेल से बालू निकलना शुरू हो गया। दैट मीन्स जो पानी की लेयर थी वो धीरे धीरे समाप्त प्राय हो रही है। तो ये तो सिंचाई के उपयोग के नकारात्मक परिणाम हुए, लेकिन ओवरऑल अगर जल संसाधन की बात करते हैं तो किस तरह से समस्याएं उभर के सामने आ रही है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। तो जो पहले समस्या है कि जनसंख्या हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और तेजी से बढ़ने के कारण जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है यानी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वो दिन प्रतिदिन काफी कम होती जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो जल संसाधन उपलब्ध है वो औद्योगिक, कृषि और घरेलू जो इफ्लुएंट्स हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, उनके कारण ये प्रदूषित हो रहे हैं। तो प्रदूषित होने के कारण जल संसाधन घटा है और इसके साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन हैं और जो इंडस्ट्रियल और अदर वेस्टेज हैं, इनके कारण भी जल बहुत अधिक प्रदूषित हुआ है। और जब ये प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ पोल्यूटेंट्स पानी के साथ सीप करके रिस के नीचे चले जाते हैं और इनके रिसाव के कारण इस ग्राउंड वाटर वाले एरिया में भी पोल्यूटेंट्स फैल जाते हैं। तो भारत के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि गंगा और यमुना ये दो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं और इन नदियों को हम इस मैप पे देख सकते हैं। तो ये रिवर हमारी गंगा रिवर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और गंगा रिवर यदि देखते हैं तो गंगा रिवर पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नगर बसे हुए हैं। और यहाँ पे ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी पे भी देख सकते हैं दिल्ली है और इटावा है। यहाँ पे दिल्ली और इटावा के बीच का जो स्ट्रेच है वो पूरे भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में आता है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर बने हुए हैं ये औद्योगिक सेंटर भी हैं। इस नदी में जो नगरीय क्षेत्रों के अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको इन नदियों में ही गिरा दिया जाता है। तो इस कारण से ये नदियां बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हैं। जब जल संसाधन की उपलब्धता धीरे धीरे कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि इस संसाधन का संरक्षण किया जाए और इसका प्रबंधन किया जाए। तो सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और इस दिशा में भारत को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसीज और लॉ बनाने चाहिए जिनसे जल संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके। जल को बचाने की तकनीकियों के साथ साथ इसमें ऐसे अटेम्प्ट होने चाहिए जिनसे प्रदूषण की मात्रा कम हो सके। और इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, हम समझ सकते हैं कि वाटर सेट डेवलपमेंट आवश्यक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है, साथ ही साथ वाटर का रिसाइकिल और रीयूज होना चाहिए और जल का कंजंक्टिव यूज या इसका संयुक्त प्रयोग होना चाहिए। कंजंक्टिव यूज का मतलब है कि हम कुछ जल सरफेस वाटर का यूज करते हैं, कुछ ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, कुछ जल का रिसाइकिल यूज करते हैं। तो ये कुल मिला के ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे पेयजल और जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। तो जल संरक्षण और प्रबंधन में एक टेक्निक है जल प्रदूषण को रोका जाए। तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जल संसाधनों की गुणवत्ता काफी तेजी से गिर रही है और हमारे देश की जो प्रमुख नदियां हैं जहां पे उनका उद्गम होता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, तो वहां पे ये नदियां काफी ज्यादा अच्छी गुणवत्ता के जल प्रवाहित कर रही हैं। लेकिन ये जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, इनका जल सिंचाई, पेयजल के रूप में, डोमेस्टिक यूज में और औद्योगिक रूप से प्रयोग होने लगता है। प्रयोग होने के बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कृषि क्षेत्र का अपशिष्ट पदार्थ है तो इसमें फर्टिलाइजर घुले रहते हैं, डोमेस्टिक का है तो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट हैं, और इंडस्ट्रीज का है तो जो औद्योगिक रसायन है, ये सारे घुल के वापस नदियों तक पहुंच जाते हैं।
इस कारण मैदानी क्षेत्रों में नदियों के जल की गुणवत्ता काफी खराब है। और इन नदियों में बेसिकली जब गर्मी का सीजन होता है यानी वाटर टेबल काफी कम हो जाता है, तो जल की मात्रा कम होने के कारण यहाँ पे प्रदूषकों का कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में एक सीपीसीबी संस्था है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ काम करती है और पूरे भारत में नदियों की क्वालिटी की मॉनिटरिंग करती है। 507 स्टेशंस बने हुए हैं, उन्हीं स्टेशंस के माध्यम से नदियों के जल की गुणवत्ता की जांच करती रहती है और इसको मॉनिटर करती रहती है। तो इस जांच में ये पाया गया कि जो इंडिया में नदियों के प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो है ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन, यानी जो जैविक और बैक्टीरियल जो प्रदूषक हैं, संदूषक हैं, उनके कारण नदियों का जल बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। और इसमें पाया गया कि जो इटावा और दिल्ली के बीच का जो यमुना नदी का जो भाग है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी क्षेत्र है। इसके साथ ही अन्य कई नदियां हैं, इनको हम देख सकते हैं कि जैसे साबरमती अहमदाबाद नगर पे, गोमती नदी लखनऊ में, काली, अडयार और कोम नदी, ये पूरे स्ट्रेच इनके ये साउथ की नदियां हैं। और वैगाई नदी मदुरई में, मूसी नदी हैदराबाद और गंगा कानपुर और बनारस में, ये सारे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट के क्षेत्र भी हैं। ये सारे के सारे औद्योगिक नगर हैं और इनसे कहते हैं पॉइंटेड प्रदूषण हो रहा है। तो इन नदियों में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ये नगर हैं और उन नगरीय क्षेत्रों में इन नदियों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक पाया जाता है। और चूंकि प्रदूषक रिस के नीचे भी जाते हैं तो इनके कारण ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में जो हैवी मटेरियल्स हैं जैसे आयरन है, लेड है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। साथ ही साथ फ्लोराइड और नाइट्रेट का भी संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। जो मिडिल और लोअर गंगा प्लेन है उसमें आर्सेनिक का कंसंट्रेशन काफी हाई है। अब इन प्रदूषणों को रोकने के लिए बहुत सारे विधायी प्रावधान भी किए गए। इन प्रावधानों में हम लोग 3 रूल देख सकते हैं। तो पहला है हमारा नियम, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1974 में बना था। इसके साथ ही हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। और इसमें तीसरा है द वाटर सेस एक्ट, बेसिकली इसका पूरा नाम है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट। इसमें जो अधिभार लगाया जाता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों पर प्रदूषण फैलाने के लिए, लेकिन यह कर अधिनियम 2017 में समाप्त हो गया जब से जीएसटी आया, इसके बाद से समाप्त हो गया। तो सरकार की नीतियां भी हैं, लेकिन इन सरकारी नीतियों की सफलता में पब्लिक का अवेयरनेस और योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोग ही कृषि के प्रैक्टिस हुए, चाहे औद्योगिक प्रैक्टिस हुए, चाहे डोमेस्टिक यूज का हुआ, यही लोग परफॉर्म करते हैं। तो रूल उतने असरदार नहीं होंगे जब तक कि पब्लिक का उसको सपोर्ट न मिले। अब जल संरक्षण में ही जो दूसरी विधि है, रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर, जल का पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोग। तो पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोग का मतलब ये होता है कि एक बार जल प्रयोग किया गया, जो बचा या जो उसका आउटपुट आया उसको दूसरे में प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से रीयूज किया जाता है। तो इसमें जैसे कि जो खराब क्वालिटी का जल है इसको इंडस्ट्रियल कूलिंग में यूज कर सकते हैं, जब बड़े बड़े भट्टे गर्म होते हैं उनको ठंडे करने में यूज किया जा सकता है, और कहीं पे आग लगे तो इस जल को प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो नगरीय क्षेत्र हैं, तो नगरीय क्षेत्र में जो बर्तन वगैरह धोने से जो वॉशिंग से पानी निकलता है, इसको हम लोग गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, बाग बगीचे में पानी देने के लिए। और साथ ही साथ जैसे वॉशिंग जो ये व्हीकल्स होता है, जो गाड़ियों को धोते हैं लोग, उस जल को भी गार्डनिंग में यूज किया जा सकता है। ऐसे रिसाइकिल और यूज करने से जो पेयजल है हमारे लिए उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। तो इस तरह से रिसाइकिल और रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में काफी लिमिटेड स्केल पे है। तो इन सब प्रैक्टिस को यदि प्रयोग में लाया जाए तो जल संसाधन को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अब इस जल प्रबंधन के क्षेत्रीय आयाम की बात करते हैं, जिसको हम लोग जल संभर प्रबंधन या वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट या जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत भूमिगत जल और सतही जल दोनों को ही कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है। और इस प्रबंधन में पुनर्भरण, कुओं के द्वारा जल का संचयन, तालाबों में संचयन, इस तरह से जल संसाधन का परिरक्षण किया जाता है। लेकिन जब ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत पूरे संसाधनों का संरक्षण, उनका पुनरुत्पादन और उनका विधि सम्मत प्रयोग या उनका विवेकपूर्ण प्रयोग, इन सबको सम्मिलित किया जाता है, ऑल रिसोर्सेज। तो ये एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और इसको क्षेत्रीय आयाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक विद इन वाटरशेड में परफॉर्म किया जाता है
और वाटर शेड हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि ये नदी का एक कैचमेंट एरिया होता है। तो इसका उद्देश्य मुख्यतया जो नेचुरल रिसोर्स है और जो सोसाइटी है, इन दोनों के बीच एक बैलेंस स्थापित करना है। और भारत के संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बहुत सारे वाटरशेड प्रोग्राम को प्रारंभ किया है। तो इसमें जो एक उदाहरण है ये हरियाली प्रोग्राम, और हरियाली प्रोग्राम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई जल की आपूर्ति, मत्स्यन के लिए और वनों को लगाने के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। हरियाली की तरह से और प्रोग्राम नीरू मीरू, जिसको कहते हैं वाटर एंड यू या कहते हैं जल और आप, ये प्रोग्राम चलता है आंध्र प्रदेश में। और ऐसे ही अरवारी पानी संसद, ये अलवर राजस्थान का प्रोग्राम है। इन सारे प्रोग्रामों के अंतर्गत बहुत सारी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। और जैसे कि राजस्थान में जो पर्कुलेशन टैंक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा खोदे जाते हैं, इनको वहाँ जोहड़ कहते हैं। ऐसे ही चेक डैम में पानी को रिजर्व किया जाता है। तो ये संभव है लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा। इसी तरह कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे तमिलनाडु ने वाटर हार्वेस्टिंग या जल संग्रहण के लिए संरचनाएं बनाना कंपलसरी कर रखा है, यानी कोई घर बनता है तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज किया गया है और जल के संरक्षण के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। और यह जल प्रबंधन और संरक्षण प्रोग्राम कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को इसने काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया है। तो इसकी सफलताओं को, इसकी तकनीकों को बहुत ही ज़्यादा प्रसार करने की आवश्यकता है और इससे जो भी फायदे हैं वो लोगों के संज्ञान में आने चाहिए, ताकि इसके द्वारा जन भागीदारी की जा सके और जन भागीदारी के द्वारा सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी का एक पार्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल का संचयन। तो यह एक विधि है जिसके द्वारा वर्षा के जल को कैप्चर किया जाता है और उनको विभिन्न प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। इनकी कई सारी विधियां होती हैं। तो इनको कभी कभी ग्राउंड वाटर का जो एक्वीफर जोन होता है, जहां ग्राउंड वाटर होता है, उसको रिचार्ज करने में यूज करते हैं और उसके विभिन्न प्रकार के यूज हैं। तो इसके जो फायदे हैं इनको हम देख सकते हैं। ये पहला फायदा है कि इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी। यदि वर्षा जल को हम कहीं स्टोर कर लें तो हमारे पास जल की अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा, इससे चेक द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल। यदि उस स्टोर किए गए वर्षा जल को किसी माध्यम से ग्राउंड वाटर तक पहुंचा दिया जाए तो ये ग्राउंड वाटर की जो डिक्लाइनिंग टेंडेंसी है, जो उसका स्तर गिर रहा है, उसको ये कम करेगा। तीसरा जो इसका फायदा है, improve the quality of groundwater through dilution contaminants like fluoride and nitrate। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ग्राउंड वाटर टेबल नीचे गिर रहा है, इसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक के कंटेंट बढ़ रहे हैं, और जैसा लोअर गंगा प्लेन और महाराष्ट्र और गुजरात की कुछ नदियों में देखा गया है, तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि जल का लेवल अगर ऊपर होगा तो इसमें इन पदार्थों के घुलने की दर कम होती है। जो इसका चौथा फायदा है, ये मृदा की अपरदन की दर को कम करता है और साथ ही साथ फ्लडिंग को कम करता है। तो बाढ़ क्षेत्र में जो जल की आपूर्ति होगी उसका काफ़ी पार्ट नीचे चला जाएगा भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए, और जल की मात्रा कम होगी तो मृदा का अपरदन कम होगा। जो इसका और बेनिफिट है, ये साल्ट वाटर जो इंट्रूड करता है कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे भूमिगत जल काफी नीचे गया है। जैसे हम कोलकाता के क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं, वहाँ भूमिगत जल का इतना ज्यादा यूज किया गया है कि ग्राउंड वाटर टेबल काफी नीचे चला गया और उसको भर दिया है समुद्र के खारे पानी ने। तो इस तरह की टेंडेंसीज कम हो जाएंगी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी बेहतर टेक्निक है वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। भारत में परंपरागत रूप से रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जाती रही है। तो ट्रेडिशनली ये बहुत सारे जैसे छोटे छोटे झील, पॉन्ड या जो सिंचाई के टैंक हैं उनमें पानी भरा जाता था। अब जैसे राजस्थान का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ कुंड या टंका कहते हैं, ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इस तरह से, जो घर के बगल में होता है या गांव के नजदीक होता है, जिसमें वर्षा जल संग्रहित हो जाता है। और जब वर्षा जल संग्रहित करके हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन रखेंगे तो वो एनर्जी सेविंग टेक्निक होती है, क्योंकि पानी को खींचने में एनर्जी का कम यूज लगेगा। और जल संग्रहण की तकनीक का विशेषकर से सिटी और टाउन्स में बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा संकेंद्रित रूप से और अधिक रहती है, तो उस पानी का प्रयोग इस जनसंख्या के उपयोग के लिए किया जा सकेगा। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स हैं, ये इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं। तो जो पहली टेक्निक्स है हार्वेस्टिंग थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट, इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं पे ये सारी दीवारें बनाई गई हैं
और लोकल तौर पे ये झील जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ये धीरे धीरे रिस्क जाता है और साथ ही साथ इस स्टोरेज को लोग यूज करते हैं। अब दूसरा है ये स्टोरेज, ये हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स, झीलों के द्वारा संरक्षण। ये बड़ा सा वाटर बॉडी है जिसके द्वारा वर्षा जल को संग्रहित किया गया है। और तीसरा इसमें टेक्निक देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल। यहाँ पे घर के नजदीक में ये सर्विस वेल बना हुआ है, तो जो पानी छत पे आया ये यहाँ से इस सर्विस वेल तक और ये नीचे जा रहा है ग्राउंड वाटर तक। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं रिचार्ज वेल, ये डायरेक्ट ये जा रहा है, ये भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। तो ये वर्षा जल के संग्रहण की कुछ विधियां हैं। अब इसके केस स्टडी को देखते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के। तो ये केस स्टडी है रालेगांव सिद्धि का। ये बहुत ही फेमस गांव है और भारत का एक स्मार्ट विलेज के रूप में ये प्रसिद्ध है। ये स्थित है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। यह रालेगांव सिद्धि का क्षेत्र 1975 से पहले कुछ भी नहीं था और यहाँ पे बेसिकली गरीबी थी और शराब का व्यापार किया जाता था। 1975 में एक आदमी आर्मी से रिटायर्ड होके आया। आप अगर अनुमान कर सकते हो तो कर लीजिए, ही वाज अन्ना हजारे। ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं और लोकपाल बिल के लिए इन्होंने काफी लंबा संघर्ष भी किया। तो अन्ना हजारे साहब 1975 में रिटायर होके आए और इस गांव में बस गए। इन्होंने सबसे पहले ग्रामीणों को परिवार नियोजन, स्वैच्छिक श्रम, खुले में पशु चराना, पेड़ काटना और शराबबंदी के बारे में कन्विंस किया। लोगों ने इनकी बात मानी, इन पे भरोसा किया और इनके नेतृत्व में काम किया। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्कोलेशन टैंक का निर्माण किया गया जिससे पानी रिस के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। इसके साथ साथ और क्या चेंजेज आए, इन्होंने एक तरुण मंडल बनाया। तरुण मंडल में युवा काम करते थे और इन्होंने दहेज प्रथा, जाति के उन्मूलन के लिए और अस्पृश्यता के अगेंस्ट काम किया। इनके प्रयासों से वहां पे शराब का व्यापार बंद हो गया और इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही साथ ओपन ग्रेजिंग बंद कर दी गई और जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स थी जिनको जल की अधिक जरूरत है वैसी खेती को छोड़ दिया गया। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जल की मात्रा कम है, जैसे तिलहन की फसलें हुई, दलहन हुई, जिनके लिए जल की कम आवश्यकता है, ऐसी फसलों की खेती प्रारंभ की गई। और यहाँ पे जो चुनाव कराए गए वो सब लोगों के सहमति के आधार पे कराए गए और इसमें इस गांव के लिए एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई जिसको हम लोग इनफॉर्मल कोर्ट कहते हैं। तो इस न्याय पंचायत के कारण वहां पे कोई केस पुलिस को ट्रांसफर नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ वहां पे 22 लाख रुपए लगा के स्कूल खोला गया और ये 22 लाख रुपए जनरेट किए गांव वालों ने अपने संसाधनों से। इससे वहां पे लोगों के अंतर्गत आत्मविश्वास का संचार हुआ और यह गांव पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो ये दो इमेज हम देख सकते हैं, एक पहले का और दूसरा बाद का। तो लैंडस्केप हम देख सकते हैं किस तरह से चेंज हुआ। तो यह उदाहरण प्रस्तुत करता है सामूहिक प्रयास का और वर्तमान में भी ये गांव काफी तेजी से डेवलप कर रहा है और अपने प्रतिरूप में परिवर्तन ला रहा है। जहां पे अब जल की मात्रा भी अधिक है, कृषि भी काफी ज्यादा प्रोन्नत है। तो ये अन्ना हजारे साहब के प्रयासों से रालेगांव सिद्धि का पूरा परिवर्तन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय जल नीति की जो आई थी 2002 में। यह नीति जल आवंटन पे आधारित है और इसकी प्रायोरिटीज क्या क्या है। तो पहली प्राथमिकता है पेयजल को सुनिश्चित करना, सिंचाई के लिए जल को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ जल शक्ति के रूप में जल को सुनिश्चित करना, नौकायन के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और साथ ही साथ औद्योगिक और अन्य प्रयोगों के लिए जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। तो इसके जो की फीचर्स हैं उनमें पहला है कि सिंचाई के साथ जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, उसमें पेयजल को भी शामिल करना चाहिए और वो भी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर या पेयजल के लिए कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है। जो दूसरा प्रावधान है कि लोगों के लिए और पशुओं के लिए पेयजल सुनिश्चित किया जाए। तीसरे प्रावधान भूमिगत जल के एक्सप्लॉयटेशन को नियंत्रित किया जाए। जो नेक्स्ट प्रावधान है कि भूमिगत जल और सतही जल इन दोनों की क्वालिटी को हरदम जांचा परखा जाए। साथ ही साथ जो पांचवा प्रावधान है जल के विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुनिश्चित की जाए और जल को एक दुर्लभ संसाधन के रूप में जन चेतना फैलाई जाए। और जो नेक्स्ट फीचर है कि शिक्षा के द्वारा, रेगुलेशंस के द्वारा, इंसेंटिव के द्वारा और डिसइंटेंसिव के द्वारा जल संरक्षण की चेतना को बढ़ाई जाए। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं हमारे नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 के। अब इसी क्रम में एक सरकारी प्रयास के तौर पे 2015-16 में जल क्रांति अभियान की घोषणा की गई।
तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, और यह स्थानीय लोगों को, एनजीओ को और साथ ही साथ जो नागरिक हैं इन सब लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग समझते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो भी 672 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक ऐसा ग्राम चूज किया जाए जिसमें जल की क्राइसिस हो, ऐसे ग्राम को जल ग्राम कहते हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि मॉडल कमांड एरिया इसमें चूज करना है, जो भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से होगा। जैसे उत्तरी क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा को लिया गया, पश्चिमी क्षेत्र के लिए गुजरात को लिया गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मेघालय को लिया गया और दक्षिणी क्षेत्र के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना को सम्मिलित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के लिए उड़ीसा को लिया गया है। तो इस तरह से ये मॉडल कमांड एरिया बनाने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चूज किया गया है और इसमें लगभग 1000 हेक्टेयर का क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा। जो तीसरा है उद्देश्य इसका प्रदूषण में कमी करना, और ये कमी कैसे होगी, वाटर कंजर्वेशन और आर्टिफिशियल रिचार्ज, जो जल संरक्षण की तकनीकियां हैं उनको प्रयोग किया जाए, और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर का प्रदूषण है, जो भूमिगत जल का प्रदूषण है, उस भूमिगत जल के प्रदूषण को विभिन्न विधियों के माध्यम से कम किया जाए और देश के विभिन्न भागों में आर्सेनिक से मुक्त कुओं का निर्माण किया जाए। तो इस तरह से ये 3 उपाय हैं जिनसे प्रदूषण को कम किया जाए। जो चौथा इसका उद्देश्य है कि जन जागरण फैलाया जाए, मास अवेयरनेस, और ये कैसे फैलाया जाएगा, थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर और विभिन्न स्कूलों में कंपटीशन के द्वारा। इस प्रकार से यह जल क्रांति अभियान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जल सुरक्षा के द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका को प्रदान किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।